नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जिनकी संख्या 100 होगी। और ये सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी आएगा, उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। इस चैनल पर 2 लेक्चर्स और आएंगे इसके, यानी कि कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट मैं सोशियोलॉजी के करवाऊंगा। विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर 2024 का, 2025 का, 2026 सभी के लिए होगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी जो है सब्जेक्ट का पेपर हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, को करिकुलर मास्टर पर। सोशियोलॉजी के बीए सेकेंड सेमेस्टर में जब आप होते हैं, बीए के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है समाजशास्त्र, तो आपको सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज के बारे में आपको जानना होता है। ये आपके पेपर का नाम है क्या, यानी कि भारत में समाज या भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है, संरचना कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन कैसा है, और चेंज किस तरीके से भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है, उन सभी से बनने वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, मैं बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा करूंगा। 100 एमसीक्यूज होंगे, इसको बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में सही सही जानकारी के साथ बताने का प्रयास करूंगा। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। यह आपका नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, जैसे कि एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अधिकतर देखिए, जैसे कुछ विश्वविद्यालय लिखित करवाएंगे, बस केवल नाम मात्र के कुछ। अब की डीडीयू वाले सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लिखित करवाएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही उसका हुआ है अभी तक। ठीक है, तो डीडीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी विश्वविद्यालय के लिए, चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे परीक्षा लिखित हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ये, 2026, ठीक है, 2027, 2028 की परीक्षा के लिए ये 100 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन से, ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में किया गया है? ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख जो किया गया है वो बाइबल में किया गया है। ठीक है, ईसाइयों का ग्रंथ है बाइबल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10 कमांड, ठीक है, बोलते हैं इसको। ठीक है, या कमांडमेंट्स इसको बोलते हैं। 10 कमांडमेंट्स वो बाइबल में दिया गया, ईसाई और यहूदी धर्म के नैतिक सिद्धांतों का समूह है, जिसका मुख्य स्रोत होता है बाइबल। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, नियोजित परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य हैं। नियोजित परिवर्तन जो होता है, इसका लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, समाज का कल्याण करना, समाज का पुनर्निर्माण करना, यानी पुरानी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको बदल करके समाज का पुनर्निर्माण करना, या तो समाज को दोबारा से एकदम बढ़िया तरीके से दिखाना, ये नियोजित परिवर्तन का उद्देश्य रहा है। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, तीसरा प्रश्न बगल में अंग्रेजी में भी पढ़ते हुए चलेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोसाइटी? सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है समाजशास्त्र में सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन एनालिसिस। ये पुस्तक को लिखा है सोसाइटी, केवल इस एक ही नाम नहीं, सोसाइटी फिर उसके आगे है एन इंट्रोडक्शन एनालिसिस। इस पुस्तक को लिखा है मैकाइबर एंड पेज साहब ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उनकी सबसे बढ़िया पुस्तक में जानी जाती है। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक संबंधों को, मतलब सामाजिक संबंधों को बताया कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइबर पेज का ही कथन है। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादकों की अगर बात की, उनका नाम है होकार्ट और सेनार्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होकार्ट और सेनार्ट का मानना था कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्रता और अपवित्रता के उदाहरणों से जुड़ी हुई। तो आपसे पूछेगा कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पवित्रता और अपवित्रता से जुड़ी हुई, ये कथन किसका है? तो होकार्ट और सेनार्ट का ही है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। पहले जब शुरू हुआ था संविधान बना था, 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें तमाम, जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथाली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ठीक है, ये सारी भाषाओं को जोड़ा गया।
छठा प्रश्न आपका आ चुका है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? बताएं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है भैया? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि ये एशिया महाद्वीप ये है, ये वाला हिस्सा जो है ये भारत का है। ठीक है, ये भारत है अपना, ये दक्षिणी एशिया मतलब ये एशिया है पूरा। क्लियर? अगला 7वां प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत में समुद्री सीमा की अगर बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर जो है समुद्री सीमा से भारतीय सीमा लगी हुई है। ठीक है, इसमें जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह को मिला करके भारत की कुल तटीय सीमा जो हो जाती है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको लेकर के, अब तटीय सीमा समझते हैं क्या होता है? जैसे ये भारत है अपना, ये भारत समझ लीजिए, ये भारत है। ठीक है, भारत का नक्शा। अब यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो यहाँ सब ये देखिए, ये लंबी वाली रेखा ये वाली, ठीक है, जहाँ से समुद्र से जुड़ा हुआ है जो एरिया, ठीक है, तो उसका जो लंबाई है कितनी है ये, और खास करके कुछ नीचे वाला एरिया ये वाला, ठीक है, और फिर उसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर और लक्षद्वीप इधर, इन सभी का जो सीमा है कुल मिला करके 7516.6 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा साझा करता है भारत देश। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, निम्न में से जाति प्रथा का प्रकार नहीं है। जाति प्रथा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? प्रकार माने होता है कार्य, यानी फंक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, जाति व्यवस्था परंपरागत कार्य में दक्षता, श्रम विभाजन की व्यवस्था और संस्कृति की रक्षा ही जाति व्यवस्था का कार्य होता है, जबकि मानसिक योग्यता को महत्व ये नहीं देता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका यही एक प्रकार से जाति व्यवस्था का प्रकार नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है, इसमें व्यक्ति की मानसिक योग्यता या गुणों का महत्व बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर? आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्द का क्या अर्थ है? अखंडता, इंटीग्रिटी कहते हैं अंग्रेजी में अखंडता को। ठीक है, अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में। ठीक है, अखंडता का मतलब होता है राष्ट्र को भौगोलिक और भावात्मक रूप से एक सूत्र में पिरो करके रखना, ताकि भारत को बांटा ना जा सके। भारत की आत्मा एक है। ठीक है, इसको बोलेंगे एकता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनर्जातीयकरण। ठीक है, पुनर्जातीयकरण जब कोई जनजातीय समूह मुख्य धारा की संस्कृति अपना करके फिर से अपनी मूल जड़ों और संस्कृति की ओर दोबारा लौटता है तो उसी को पुनर्जनजातीयकरण के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, विवाह के क्षेत्र में आज ग्रामीण महिलाओं की एक उभरती हुई समस्या क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से, आपको सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं है बीए में। ठीक है, अगर आप 5 प्रैक्टिस सेट हमारे देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं पूछा जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, अगर हमारे द्वारा बताए गए 5-5 प्रैक्टिस सेट आप देख लेते हैं, आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न आपका, विवाह के क्षेत्र में आज ग्रामीण महिलाओं की एक उभरती हुई समस्या क्या है? इनमें से 11 नंबर बताएंगे फटाफट से। विवाह के क्षेत्र में आज ग्रामीण महिलाओं की एक उभरती हुई जो समस्या रही है वो है प्रतिष्ठा सूचक हत्या। ठीक है, यानी कि प्रतिष्ठा सूचक हत्या जो होती है, ऑनर किलिंग कहते हैं अंग्रेजी में। वर्तमान में अंतरजातीय विवाह या मर्जी से विवाह करने पर परिवार की प्रतिष्ठा भंग होती है और उसके नाम पर महिलाओं की हत्या करना ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर समस्या बनी हुई थी। ठीक है, इसी को प्रतिष्ठामूलक हत्या कहते हैं। भाई कि लड़की भाग गई किसी के साथ तो लड़की को घर वाले ढूंढते कि मार डालेंगे इसको मिलेगी तो। ठीक है, क्योंकि इसने हमारी इज्जत खत्म कर दी, ऐसा माना जाता है गांव में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जाति व्यवस्था का परिणाम नहीं है? जाति व्यवस्था का परिणाम, महिला शोषण जाति व्यवस्था के द्वारा होता है, अंतर विवाह भी जाति व्यवस्था के द्वारा, बाल विवाह, ठीक है, ये भी होता है। करेक्ट आंसर के देखिए, दहेज प्रथा का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक लालच से होता है। ठीक है, जबकि अस्पृश्यता हो गया, ठीक है, अंतर्विवाह हो गए, सीधे जाति के नियमों से जुड़े हुए हैं। हालांकि दहेज हर जाति में हर धर्म में आपको देखने को मिलते हैं, तो दहेज प्रथा जो है ये जाति समस्या का परिणाम नहीं है, बाकी सब होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, भारत में आज नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? भारत में आज नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है महोदय 32%। 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% लोग जो है वो कहाँ पर रहते हैं, वो एक प्रकार से नगरों में रहते थे। अगर वर्तमान में देखेंगे तो कम से कम 32 से 34% नगरीय जनसंख्या हो चुकी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 32% ये ज़्यादा सटीक है, इसके बी ऑप्शन लगा दीजिएगा 32%। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने विकसित किया? 14 नंबर, जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत, रेशियल थियरी
किसने विकसित करी? तो जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने विकसित करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हर्बर्ट रिजले। ठीक है, इन्होंने माना कि भारत में विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण और संघर्ष के कारण से जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई है, तो हर्बर्ट रिजले मानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदुओं में धर्म का क्या अर्थ है? हिंदुओं में मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य से, ठीक है, ड्यूटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हिंदू जीवन दर्शन में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करने से ही नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के जो मोरल ड्यूटीज होते हैं, नैतिक और सामाजिक जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सामाजिक कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना सामाजिक धर्म उनको सिखाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्नों को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना होगा आपको कि अगर आपको पांचों प्रैक्टिस सेट कम से कम 5 से 600 क्वेश्चन की श्रृंखला चाहिए सभी सब्जेक्ट की, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी, यहाँ तक कि मैं सभी के पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और लेक्चर्स तो इंपॉर्टेंट होंगे, ये लेक्चर्स आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा विथ आंसर शीट। ये आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है, ये मात्र आपको ही मिलेगा। आप एसएमएस कीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। आप अपना नाम इस पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं, अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। अभी ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एक साथ नहीं पूरा 1 साल तक हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आपके लिए फीस 150 रुपये केवल रखी गई है। वैसे ये फीस पहले 200 रुपये थी, यानी 2 सेमेस्टर की फीस 200 रुपये है सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अभी 50 रुपये की कम कर दिया गया है। तो मात्र 150 रुपये फीस जमा करके आप सेकंड सेमेस्टर पूरा सब्जेक्ट का और फिर उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर के बाद में फिर थर्ड सेमेस्टर यानी पूरा 1 साल तक की फीस आपकी जमा होगी और आपको उसमें फिर पढ़ाया जाएगा। तो मात्र 100 रुपये फीस में आपका सेकंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट और सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर का केवल 150 रुपये, 50 और लगाएंगे तो पूरा आपका 1 साल तक मिल जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि को करिकुलर की जो परीक्षा होती है उसके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे विथ आंसर सीट। ठीक है, विथ आंसर सीट आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो तुरंत इसमें ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, अपने घर में कोई भी चलाता हो। हिंदी मतलब कि आपका गर्ल्स बॉयज़ ग्रुप दोनों अलग अलग है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर तरीके से मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल ही जाएंगी और को करिकुलर मास्टर ये आपका नया चैनल है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? सभी को पता होगा इस्लाम धर्म माने मुसलमान वाला धर्म, मोहम्मद साहब। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक और अंतिम पैगंबर भी माना जाता है, धर्म के संस्थापक भी हैं, अंतिम पैगंबर भी हैं। इस महावीर स्वामी की अगर बात करें तो 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। ईसा मसीह जो है वो ईसाई धर्म के हैं। गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? 17 नंबर, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक को लिखा रजनी कोठारी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं रजनी कोठारी, और उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि कैसे राजनीतिक जातियों का उपयोग करती राजनीति के लोग जातियों का उपयोग करके, ठीक है, और जातियां जो होती हैं राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति जातियों को प्रभावित कर देती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी रजनी कोठारी ने। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जाति व्यवस्था से देखिए, संस्तरण जाति व्यवस्था का एक नियम होता है। ठीक है, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा भी जुड़ी होती जाति से, और अंतर्विवाह भी जाति में ही होता है। प्रतिलोम विवाह का प्रचलन जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है जब उच्च जाति की कोई लड़की हो और निम्न जाति के लड़के से शादी कर लेती है तो वो विवाह समाज की दृष्टि से मान्य नहीं होता, यानी कि वो प्रतिलोम विवाह है, जो भारतीय जाति व्यवस्था इसको जो है वैध नहीं बताती है। यानी कि अगर कोई शूद्र जाति का लड़का है और किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति की लड़के से शादी कर लेती, मतलब लड़की से शादी कर लेता है, तो वो विवाह वैध नहीं है, वो पाप कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। ये जाति व्यवस्था इसकी मान्यता नहीं देता है। अनुलोम विवाह जो होता है जाति व्यवस्था का एक प्रकार से जोड़ देता है। अनुलोम विवाह क्या है? यानी लड़कियों की कोई जाति नहीं होती है। अब अगर लड़का उच्च जाति का है, लड़की निम्न जाति की, लड़की जैसे मान लेते हैं शूद्र की लड़की है, वैश्य की लड़की है, ठीक है, क्षत्रिय की लड़की है, तो वो ब्राह्मणों से शादी कर सकती है। ब्राह्मण की लड़की क्षत्रियों से शादी नहीं कर सकती, ना ही ब्राह्मण की लड़की वैश्य से, ना ही क्षत्रियों की लड़की शूद्र से। मतलब कहने का मतलब ये कि अपने से नीचे वर्ण
के लोगों से लड़कियां शादी नहीं कर सकती, अपने से उच्च वर्ण में लड़कियां शादी करती हैं। ठीक है, ये बात आप यानी कि जैसे लड़की अगर ब्राह्मणों में भी अभी जाति व्यवस्था में आप देखिए अनुलोम विवाह का प्रचलन, जैसे अपनी ही जाति में देखते हैं, जैसे जैसे जो कुछ लोग ब्राह्मण में देख लीजिए, जैसे पांडे लोग शुक्ल में शादी करते हैं, मिश्र में करते हैं, तिवारी में करते हैं, क्योंकि ये उच्च कुल के ब्राह्मण माने जाते हैं, तो उनमें शादी करते हैं। यानी अपने से ऊंचे कुल में हमेशा शादी करी जाती है लड़कियों की, तो इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह के नीचे कुल में विवाह करेंगे तो वो आपका प्रतिलोम विवाह, जो जाति व्यवस्था आपको वैध नहीं ठहराती। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारत की राष्ट्रभाषा है? भारत की राष्ट्रभाषा इनमें से देखें, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है आज तक। भारत की राजभाषा, यहाँ पर राष्ट्रभाषा इसलिए गलत हो, नेशनल लैंग्वेज की बात हो रहा है, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। अगर राजभाषा पूछता बेटा राजभाषा, तो आप हिंदी लगा सकते थे, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया राष्ट्रभाषा। सारे बच्चे हिंदी लगाएंगे, लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, इनमें से नहीं, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है अभी तक। ठीक है, वैसे हिंदी को बन जाना चाहिए, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। ये केवल राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। 20 नंबर क्वेश्चन से, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह बात एक प्रकार से किसने कही थी? तो इसको कहा था किसने? चार्ल्स कूले ने कहा था। चार्ल्स कूले ने कहा था, जाति व्यवस्था की परिभाषा है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग पूरी तरह से आनुवंशिकता या जन्म पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज 48% यानी 48.5% के आसपास है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का जो अनुपात है 51.5% पुरुष हैं और 48.5% जो है ये महिलाओं का परसेंटेज रहा है भारतीय जनसंख्या में। 22 नंबर क्वेश्चन से, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है ये। इमाइल दुर्खीम वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। द सुसाइड नाम की पुस्तक लिखी है। समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान बताते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम ने ही दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1895 ईस्वी में द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड नाम की पुस्तक लिखी है उन्होंने, और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के नियम बताए हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन से, निम्नांकित में संयुक्त परिवार का प्रकार है। संयुक्त परिवार का कार्य, ज्वाइंट फैमिली का फंक्शन इनमें से देखिए, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना बिल्कुल काम होता है। सामाजिक दायित्व में सहभागिता बढ़ाना, ये भी संयुक्त परिवार का काम होता है। सदस्यों को संस्कृति का प्रशिक्षण देना, ये भी संयुक्त परिवार का ही काम होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखें बेटा, 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित जो है नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित है? 24 नंबर, कौन सी विकृति जो है जाति व्यवस्था से संबंधित है? तो जन्म पर आधारित संस्करण, अस्पृश्यता और व्यावसायिक जड़ता, ये तीनों जो होते हैं विकृति जाति व्यवस्था से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, जाति व्यवस्था में संस्करण मतलब होता है, आधारित संस्करण मतलब क्या होता है? यानी कि ऊंच नीच की भावना। अस्पृश्यता माने छुआछूत की भावना। व्यवसाय जड़ता मतलब होता है कि व्यवसाय बदलने की मनाही यानी जड़ता होती है। यानी जैसे आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय ही रक्षा करेगा, वैसे ही बनियागिरी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, जैसे कुम्हार वाला काम कुम्हार ही करता है, बढ़ई वाला काम बढ़ई ही करता है, लुहार वाला काम लुहार, सुनार वाला काम सुनार, ठठेर वाला काम बर्तन वाला काम ठठेर, ऐसा सब करते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में किस लेखक ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है? एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास साहब ने, ठीक है, इन्होंने एक प्रकार से प्रभु जाति की अवधारणा दी, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट, यानी जो उच्च वर्ण के लोग हैं उन्हीं को, जिसके पास संख्या ज़्यादा है, जिसके पास भूमि ज़्यादा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसी को प्रभु जाति की अवधारणा दी। ठीक है, जिसके पास क्षेत्र या गांव ज़्यादा है उसको प्रभु जाति की अवधारणा दी जाती है। जिसके पास जमीन जायदाद होती है, प्रभु जातियाँ जो होती हैं वो बड़ी जातियाँ कही जाती हैं। और प्रभु जातियों के जैसे व्यवहार करने की प्रक्रिया या प्रभु जाति की जैसे नकल, प्रभु जाति की नकल कौन करते हैं? जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उच्च जाति के जैसा हाव भाव, व्यवहार, कपड़ा पहना ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन सब कुछ उच्च जाति के जैसा अपनाने लगते हैं। इसी को बोलते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा। तो आपसे पूछेगा संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो भी लगाएंगे एम.एन. श्रीनिवास साहब ने दी है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द गोल्डन बो नामक पुस्तक किसने लिखी है?
बड़ी फेमस पुस्तक है। इसको लिखा है जेम्स फ्रेजर नाम के एक विद्वान है। बी ऑप्शन में दिए फ्रेजर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका एक जबरदस्त ग्रंथ है जिसमें जादू, धर्म और विज्ञान के विकास की बड़ी तुलना करी इन्होंने। ठीक है, जादू, धर्म और विज्ञान तीनों को एकदम से तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है दी गोल्डन बो नाम की पुस्तक में अल्फ्रेड फ्रेजर ने, सॉरी जेम्स फ्रेजर ने। 27 नंबर क्वेश्चन से ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? ट्रेड यूनियन, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित हुआ, जिसने श्रमिक संघों की को कानूनी मान्यता प्रदान करी थी। 1926 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न 28 नंबर क्या आपका आ चुका है? प्रश्न है पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पीपुल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा हर्बर्ट रिजले नाम के विद्वान है उन्होंने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की विभिन्न जातियों और प्रजातियों का मानव शास्त्रीय अध्ययन करने वाले विद्वान थे हर्बर्ट रिजले। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार क्या माना? 29 नंबर, मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का आधार माना है शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इन सभी आधार पर पिछड़े व्यक्तियों को एक प्रकार से मंडल आयोग में पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, जो शिक्षा में पिछड़े हैं, जो समाज तौर पर पिछड़े हैं, जो पैसे रुपए में कमी जिनके पास। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं है? हिंदू धर्म का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं बेटा? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपत्तिकालीन धर्म, ये सब तीनों धर्म जो होते हैं हिंदू धर्म में। सामान्य धर्म सभी के लिए जो होता है वो धर्म, विशिष्ट धर्म वर्णाश्रम जो होता है वो होता है विशिष्ट धर्म आश्रम के लिए, और आपातकालीन धर्म जो होता है संकट के समय में धर्म को लेकर के क्या मान्यताएं हैं। अगर संकट के कालीन में आपका धर्म है तो आप धर्म को नहीं भी मान सकते, मतलब कुछ चीजें बताई गई कि भाई अगर संकटकालीन स्थिति है तो धर्म में परिवर्तन भी हो सकता है। तो सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपत्तिकालीन धर्म, ये तीनों धर्म की बात करेगी। पौराणिक धर्म किसी प्रकार का धार्मिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, एक एक युग का सूचक जरूर हो सकता है पौराणिक युग, ठीक है, लेकिन ये धर्म नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन से वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है। वर्ग में समूह के सदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है। वर्ग चेतना कहीं पर है ऑप्शन में? वर्ग के समूह समूह के सदस्यों में पाया जाता है क्या, बताएं? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस इसमें ऑप्शन में है ही नहीं आपका। ठीक है, 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? समानता का तत्व होता है वर्ग समूह के सदस्यों में भ्रातृत्व, वैमनस्य, उतार चढ़ाव। देखिए वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है समानता का तत्व। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन से बेटा संयुक्त परिवार में निम्नलिखित में से किसका अभाव है, बताएं? स्त्रियों की शिक्षा, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की शिक्षा का अभाव होता है। बाकी बाल विवाह होता है, प्रथा प्रथा होती है, स्त्रियों की दास्ता भी आपको संयुक्त परिवार में दिखती है, जबकि वुमेन्स एजुकेशन नहीं दिखती। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है जो उसमें 31 नंबर में डी ऑप्शन में आपका दिया उतार चढ़ाव। ठीक है, वर्ग चेतना को की बात करी गई है, लेकिन अप्स एंड डाउन। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समानता का तत्व होता है वर्ग समूह में। वर्ग समूह में समान व्यक्ति, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन इसका नहीं, 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। तो 31 का ए लगा दीजिएगा। ठीक है, ए और डी में से कोई एक लग सकता है, हालांकि अप्स एंड डाउन नहीं होगा, चूंकि ऑप्शन में थोड़ा सा उसमें अगर वर्ग चेतना होती तो सही होता। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। प्रश्न है भारत के किस राज्य की 94% से भी अधिक जनसंख्या जनजातीय है, बताएं? 94% से भी अधिक जनसंख्या जनजातीय कहाँ की? मिजोरम की। मिजोरम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम इज राइट आंसर। मिजोरम और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या परसेंटेज में सबसे अधिक है। 90% से अधिक लोग जो है वहां पर जनजाति के लोग रहते हैं, जो कि जंगली इलाका होता है ये सब। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। अंतर विवाह का अर्थ क्या है, बताएं? 34 नंबर, अंतर विवाह का क्या अर्थ होता है? इंडोजेमी। इंडोजेमी का अर्थ होता है अपनी जाति के अंदर विवाह करना को बोलते हैं, अपनी जाति के अंदर विवाह करना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू मैरी विथ कास्ट, ठीक है, सॉरी मैरी विद इन कास्ट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह नियम जो व्यक्ति को अपने ही समूह या अपनी ही जाति के अंदर जीवन साथी चुनने के लिए बाध्य करता है, उसको अंतर विवाह कहते हैं। जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में करेगा, वैश्य वैश्य में और शूद्र शूद्र में। हिंदू धर्मशास्त्रों के द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है? 35 नंबर, तो बताएं हिंदू धर्मशास्त्रों के द्वारा विवाह के उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य बच्चों का समाजीकरण नहीं,
व्यक्तित्व का विकास नहीं, पुत्र जन्म नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बिल्कुल जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार होता है, ठीक है, जिसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर करना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के बिना आप मोक्ष बहुत कम ही, मतलब गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, तो एक गृहस्थी अगर गृहस्थ अच्छे तरीके से कर लेता है मोक्ष जरूर मिलता है। 4 आश्रम होते हैं, मोक्ष के लिए पड़ाव होता है चारों आश्रम। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 आश्रम है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम, ठीक है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये सब ध्यान है। 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत में आज निम्नांकित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है? तो भारत में सबसे कम जो धर्म के लोग हैं वो कौन से हैं? वो कौन से इनमें से सिख धर्म के लोग भारत में सबसे कम आपको मिलेंगे, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म के मुकाबले सिख धर्म के अनुयायियों का जो परसेंटेज है बहुत कम है, लगभग में 1.7% ही सिख हैं, सिख ज़्यादा नहीं है। ईसाई भी सिख से ज़्यादा आपको मिलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन से हिंदू धर्म में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को संयुक्त रूप से कहा जाता है, इसको पुरुषार्थ कहते हैं संयुक्त रूप से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, पुरुषार्थ कहा जाता है, ठीक है। चतुर्विध पुरुषार्थ इसी को कहा जाता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन से गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और वर्धमान नाम था किसके बचपन का नाम? वर्धमान नाम था महावीर के बचपन का नाम, ठीक है, ये बात आप ध्यान, वर्धमान, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ जो थे ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्हीं को बुद्ध कहा गया, महात्मा बुद्ध और फिर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। एडविन कैनन के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का क्या नाम है? एडविन कैनन के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के सिद्धांत का नाम है आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जननांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया है माल्थस ने, डी वाला जो ऑप्शन दिया है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसको दिया है माल्थस नाम के विद्वान ने, और आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत दिया एडविन कैनन ने, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन। कैनन ने बताया कि एक निश्चित जनसंख्या स्तर वह होता है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, तभी जनसंख्या अनुकूलतम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल में। केरल में आपको अधिकतर मात्रा में ईसाई मिलेंगे, ठीक है। और भारत में ईसाई धर्म की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य केरल ही है, कि साक्षरता भी केरल में सबसे अधिक मात्रा में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, भारत में आज उन जातियों को दलित कहा जाता है जो भारत में आज उन जातियों को दलित कहते हैं जो परंपरा के द्वारा शोषित होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। दलित मतलब होता है कुचला हुआ, दबा हुआ, जिसका दमन किया गया, उसी को दलित कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारत में आज जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि बताएं। भारत में आज जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि जो होती है 1.6 करोड़ लगभग में मानी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उनको उपनगरीय ग्राम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, सब अर्बन विलेज कहते हैं उसको, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ के निवासी अपनी आजीविका के लिए शहरों पर डिपेंड होते हैं, उनका रहन सहन जो है ग्रामीण और नगरीय का मिश्रण होता है। 44 नंबर क्वेश्चन से निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? ग्राम की विशेषता कौन सी नहीं है? सामाजिक समरूपता जाति में आपको नहीं मिलती गांव में। सामाजिक गतिशीलता, बिल्कुल सामाजिक सोशल मोबिलिटी गांव में खूब होती, गांव के लोग शहरों में खूब भागते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक गतिशीलता, ऊपर से नीचे के वर्ग में जाना या नीचे से ऊपर के वर्ग में जाना, सामाजिक मोबिलिटी कही जाती है। ये लोग अपनी जाति से दूसरी जाति में, मतलब अपनी परंपरा से दूसरी परंपरा में दूसरे गांव में जाकर के बसने के लिए जाने जाते हैं। निम्नांकित में से भारत की कौन सी 2 भाषाएं इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित हैं? इंडो आर्यन, उर्दू और बांग्ला जो है ये इंडो आर्यन से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत की इतनी भाषाएं जैसे कि आपकी हिंदी, बंगला, पंजाबी, उर्दू, मराठी, ये सब इंडो आर्यन परिवार की भाषा हैं। जबकि दक्षिण भारत की भाषाएं ये जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रकारवाद के समर्थकों में कौन नहीं शामिल है? प्रकारवाद में जीएस घुरिये का नाम नहीं आता है, बाकी डेविस का, मोरे का और पार्सन्स का, टालकट, पार्सन्स वगैरह ये सब रहे हैं। डेविस, मोरे और पार्सन्स ये प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं, जबकि जीएस घुरिये भारत के समाजशास्त्र के जनक हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न, झारखंड आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? झारखंड आंदोलन जो है छोटा नागपुर के पठार से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना के जनजातीय क्षेत्रों को मिला करके किया गया था। यह आंदोलन अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों का अधिकार के लिए किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है।
देखिए, जजमानी प्रथा जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। बाकी आप देखते हैं वैश्वीकरण, नगरीकरण और पाश्चात्य शिक्षा, इनसे जातियों में परिवर्तन हुआ है। लेकिन जजमानी व्यवस्था जाति की विशेषता होती है, जजमानी व्यवस्था। जैसे आप देखते हैं शादी में नाई, कुम्हार, ठीक है, बढ़ई, पंडित सब इकट्ठा होते हैं और सबको जो है नेगाचार किया जाता है, तो वो जजमानी व्यवस्था यही होती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रामकृष्ण परमहंस गुरु किसके थे? विवेकानंद जी के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु जी हैं। 50 नंबर क्वेश्चन से क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या जो है विकासशील समाज से रिलेटेड होती है। विकासशील समाज में क्या होता है? ऐसे यानी जो डेवलपिंग सोसाइटीज होती है, जैसे बड़े शहर बहुत तेजी से विकसित होते हैं, जबकि ग्रामीण या दूर दराज के इलाके पिछड़ जाते हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाता है विकासशील देशों में। जैसे भारत विकासशील कैटेगरी में ही आता है। 51 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सभी धर्मों की उपासना की विधियां भिन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी धर्मों की उपासना की विधियां भिन्न होती हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यही सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है, सभी धर्मों में विधियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। भारत में राज्यों के विभाजन का आधार, भारत में राज्यों के विभाजन का आधार क्या है? बताएं। क्षेत्रीय जलवायु के आधार पर बांटा जाता है राज्यों का? नहीं। भाषा के आधार पर राज्यों को भारत में बांटा गया है, भाषाई आधार पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कन्नड़ आप देखते हैं, कर्नाटक में आप देखते हैं, कर्नाटक में आपका भाषा हो गई मराठी, महाराष्ट्र की भाषा हो गई, तेलुगु तमिल की भाषा, मतलब तेलुगु आपका हो गई कहाँ की? तेलुगु कहाँ की भाषा? कर्नाटक की भाषा तेलुगु। ठीक है, ऐसे ही आपका तेलुगु केरल की है। ठीक है, और तमिल कहाँ की? तमिलनाडु की है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे तमाम सारी भाषाएं। ठीक है, निम्नलिखित में गुजराती गुजरात की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह का एक परंपरागत स्वरूप है? हिंदू विवाह का एक परंपरागत स्वरूप इनमें से कौन सा है? देखिए, हठ विवाह, परीक्षा विवाह, विनिमय विवाह, ये तीनों में से कोई विवाह हिंदू विवाह का परंपरागत विवाह नहीं। हिंदू विवाह में 8 विवाह होते हैं, आर्ष विवाह, देव विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है, हिंदू विवाह में हिंदू में 8 प्रकार के विवाह हैं हिंदुओं में। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह मान्य होते हैं, अच्छे विवाह माने जाते हैं, और 4 विवाह नहीं मान्य योग्य, जैसे असुर, गंधर्व, राक्षस और पैचास, ये 4 विवाह जो होते हैं ये नहीं माने जाते हैं। हठ, परीक्षा, परिवीक्षा विवाह, ये सब, और विनिमय विवाह जो जनजातियों में होते हैं। विनिमय मानते एक्सचेंज कर लेना, बदल लेना, अदला बदली। परिवीक्षा विवाह मतलब कि जैसे शादी से पहले 1 महीने तक जो है पति पत्नी साथ में रहेंगे, मतलब लड़का लड़की 1 महीने तक साथ में एक दूसरे को समझेंगे, जनजातियों में हो तब जाकर के विवाह करेंगे। इतना ज़्यादा मॉडर्न है जनजाति के लोग। इंग्लैंड वाले और यहाँ के लोग सोच रहे हैं, अमेरिका के लोग, कि भाई हम ही लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। भारत देश की जनजाति में परिवीक्षा विवाह होता है। उसमें क्या होता है, लड़का लड़की शादी से पहले 1 महीने तक घूमे टहलेंगे, ठीक है, एक ही रूम में रहेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में, वो परिवीक्षा विवाह होता है। एक होता है हठ विवाह। तो ये सब जनजातियों के विवाह की पद्धति हैं, जबकि हिंदू विवाह का जो परंपरा का स्वरूप है उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें से आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापात विवाह और ब्रह्म विवाह, ये 4 विवाह अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और 50 विवाह, ये 4 विवाह बेकार माने जाते हैं। जो गंधर्व विवाह है वो आज का जैसे लव मैरिज जो है वो गंधर्व विवाह में आता है। 54 नंबर प्रश्न आपका, धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नांकित में से किस एक आधार से होता है? 54 नंबर, धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नांकित में से किस एक आधार से होता है? तो वैचारिकी से होता है, आइडियोलॉजी से होता है। धर्म मुख्य रूप से विश्वासों, विचारों, मान्यताओं का एक समूह होता है। ठीक है, करेक्ट। तो ये यानी कि ये एक प्रकार से प्रौद्योगिकी का इसमें कोई संबंध नहीं होता है, इसमें वैचारिकी इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, तो आइडियोलॉजी। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान ईसाई विवाह की मुख्य विशेषता है? 55 नंबर बताएंगे। वर्तमान ईसाई विवाह की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? देखिए, व्यक्तिक स्वतंत्रता बिल्कुल होती है, कैथोलिक नियमों का पालन भी होता है, और आर्थिक लाभ भी इसमें वर्तमान में ईसाई विवाह की विशेषताओं में शामिल है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर को 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक को लिखा आंद्रे बेत्ताई ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, आंद्रे बेत्ताई की पुस्तक है ये। ठीक है, तमिलनाडु के एक गांव का अध्ययन किया था इस पुस्तक के माध्यम से, कास्ट, क्लास एंड पावर के माध्यम से। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय गांवों में आज व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा आधार प्रमुख है? तो जाति जो होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जाति। कास्ट जो होता है, आधुनिकता आ रही है अब, हालांकि फिर भी भारतीय ग्रामीण परिवेश में आज भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, स्टेटस जो होता है काफी हद तक जाति से तय होता है। लेकिन आजकल क्या है, अगर आपके पास पैसा रुपया है तो आप बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 58 नंबर, संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है?
देखिए संयुक्त रसोई, संयुक्त संपत्ति, ये दोनों तो होता ही है, ठीक है। सदस्यों के अधिकारों में संस्तरण भी होता है, बिल्कुल होता है। सदस्यों को किसी को ऊंचा किसी को नीचा इस तरीके से पद भी होता है। यानी संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली में विशेषता क्या, सभी लोग इकट्ठा भोजन करेंगे, संयुक्त रसोई होगी, ठीक है। संयुक्त संपत्ति भी होती है, यानी कि सभी की संपत्ति जो होती है वो एक प्रकार से एक ही जगह होती है, एक ही मुखिया होता है घर में। सदस्यों के अधिकारों का बंटवारा होता है, यानी कि भाई किसको कौन सा काम मिलेगा, ठीक है, ये सब होता है। तो संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच में अनौपचारिक, भावात्मक और घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसमें औपचारिकताएं नहीं होती, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मल रिलेशनशिप जो होता है ये आपका संयुक्त परिवार में नहीं होता है। क्लियर, डी ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक हिंदू स्त्रियों के जीवन की वर्तमान समस्या है। हिंदू स्त्रियों के जीवन की वर्तमान समस्या इनमें से कौन सी है। स्त्रियों के विरुद्ध अपराध आजकल हो ही रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है हिंदू स्त्रियों के लिए। पर्दा प्रथा का प्रचलन भी आजकल कहीं कहीं पर घूंघट जो है ये भी एक जो है समस्या बनी हुई है। हालांकि अब इसको खत्म किया गया, बहुत सारे स्त्रियां नहीं करती, कोई इशू नहीं इसमें। संपत्ति के अधिकारों से वंचित होना, संपत्ति के अधिकार में स्त्रियों का कोई नहीं होता। जैसे कि अगर एक पिता है और उसके 4 संतान हैं, 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं, तो लड़कों को तो हिस्सा मिलता है अपने पिता की संपत्ति में, लेकिन लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता है। क्योंकि लड़कियों की शादी होती है तो जो उनके हस्बैंड होते हैं उनके पास ऑलरेडी खेत होता है, इसीलिए जो है लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। 60 नंबर बताने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज सबसे कम है। तो जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में, सबसे कम मात्रा में उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय आबादी परसेंटेज जो है वो कुल जनसंख्या का लगभग में 0.6% है। थारू वगैरह कहीं पर मिलते हैं आपको, थारू हो गए या गोंड जनजाति कहीं कहीं पर उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगी। बाकी आपको ज़्यादातर जनजातियां नहीं मिलती हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में। 61 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो जाहिर सी बात है 22 भाषा, मैंने आपको बता ही दिया था, 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, परिवर्तन क्या है। परिवर्तन क्या है बताएं। परिवर्तन जो होता है सर्वव्यापी और सर्वकालीन होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 64 नंबर प्रश्न है, वर्गों के निर्माण का एक प्रमुख आधार। वर्गों के निर्माण का एक प्रमुख आधार है समान व्यवसाय, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। समान व्यवसाय के आधार पर वर्गों को बांटा जाता है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन से, मुस्लिम विवाह एक क्या है। मुस्लिम विवाह, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, ठीक है, सामाजिक समझौता। 65 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जबकि हिंदुओं में विवाह जो होता है एक संस्कार माना जाता है। इस्लाम में विवाह यानी निकाह को एक दीवानी अनुबंध, सामाजिक समझौता मानते हैं उसको, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, यह कथन किसका कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है। भारतीय लोकतंत्र वास्तव में एक जाति तंत्र है, योगेंद्र सिंह ने कहा था, ठीक है। योगेंद्र सिंह या फिर रजनी कोठारी, लेकिन योगेंद्र सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि रजनी कोठारी ऑप्शन में है नहीं, बी ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन से, मुस्लिम में परंपरागत अस्थायी विवाह का क्या नाम है। मुसलमानों में जो परंपरागत अस्थायी विवाह होता है जो कभी भी भंग हो सकता है वो होता है मुताह। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुताह जो होता है, सिया समुदाय में मुताह एक निश्चित अवधि के लिए किया जाने वाला अस्थायी विवाह होता है, और निकाह जो होता है अस्थायी विवाह होता है। निकाह जो होता है वो कंप्लीट विवाह होता है, जबकि मुताह जो होता है ये एक समय की 4 साल के लिए 5 साल के लिए शादी कर लो, ये इस तरीके से होता है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, बताएं। 68 नंबर। तो भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम जो बना है महिलाओं को लेकर के, कि घरेलू हिंसा जो महिलाओं को मारा पीटा जाता था दहेज को लेकर के, 2005 में अधिनियम बन गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसको कहते हैं, 2005 में पारित हुआ, 2006 में ये लागू हुआ था, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक 19वीं सदी के समाज सुधारक में से संबंधित नहीं है, बताएं। 19वीं सदी के समाज सुधारक इनमें से कौन नहीं। कबीर दास जो है 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक नहीं है, जबकि ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी, ये सब 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक हैं। जबकि कबीर दास जी जो थे वो 13वीं मतलब 14वीं या 15वीं शताब्दी के माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है बेटा 11 जुलाई की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में मनाया जाता है जनसंख्या मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 71 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम समुदाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी कहा जाता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, हम की भावना होती है, समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, समुदाय व्यक्तियों का एक संगठन होता है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदान ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जाति एक बंद वर्ग किसने कहा था? मजूमदार और मदान ने कहा था। ठीक है, जिसको अगर आप जिस जाति में पैदा हुए इसमें आप रहेंगे, बदल नहीं सकता वो। 73 नंबर क्वेश्चन से, वर्ग की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? बताएं। वर्ण की अवधारणा जो है ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा की 4 संतानें हैं, जिनके मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघों से शूद्र, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र, यानी कि ब्रह्मणो अस्य मुखमा सीधा बाहु राजान्या करता उरु तदस्य पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ठीक है, विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 74 नंबर, सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सामाजिक वर्ग की अगर बात की जाए बेटा तो उसमें आपका डॉक्टर, शिक्षक, कृषक ये सब शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी। 75 नंबर क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ मानी जाती है। ठीक है, ये 19.98 करोड़ 19.98 करोड़ ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आधिकारिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो 21 करोड़ से पार कर चुकी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। लेकिन ऑप्शन में क्या लगेगा? बी ऑप्शन ही लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में अभी वही दिया है डाटा। 76 नंबर, हिंदुओं में आज विवाह के किस स्वरूप का प्रचलन सबसे अधिक बढ़ चुका है? हिंदुओं में आजकल जो होता है वो ब्रह्म विवाह का प्रचलन बढ़ चुका है। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह लव मैरिज को कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म विवाह जो होता है इसका मतलब क्या होता है? माता पिता के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं उसी को बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह का आधुनिक स्वरूप होता है ये अरेंज मैरिज आजकल का। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदू स्त्रियों की वर्तमान समस्या नहीं है? हिंदू स्त्रियों की वर्तमान समस्या इनमें से कौन सी नहीं है? बहुपत्नी विवाह वाली समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, दी इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी इंडियन विलेज 78 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दी इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, ऑप्शन नंबर एन श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1955 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, एस.सी. दुबे साहब ने। भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन का मील का पत्थर मानी जाती है, यानी कि इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जनजातियों में विस्थापन का मुख्य कारण क्या है? 79, जनजातियों में विस्थापन का मुख्य कारण क्या होता है? कारखानों और सड़कों का निर्माण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, इस्लाम में हजरत मोहम्मद को किस रूप में मान्यता दी गई है? इस्लाम में हजरत मोहम्मद को पैगंबर के रूप में मान्यता दी गई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके सरल मात्रा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाएंगे, और भी मैं चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा, परेशान आपको नहीं होना। 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू आपसे? 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है आपका, मुस्लिम जातियों में निम्नांकित में से किस जाति की स्थिति सर्वोच्च है? तो सिद्दीकी या सैयद? तो सैयद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सैयद वंश के जो मुसलमान है वो ज़्यादा है। ठीक है, मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं सैयदों को, इसीलिए जो है इनका उच्च स्थान माना था। सैयद लोग जो होते हैं ये उच्च स्थान है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग की विशेषता, देखिए वर्ग संघर्ष होता है, वर्गों में बिल्कुल होता है। सदस्यों की प्रदत्त स्थिति नहीं होती है। प्रदत्त माने क्या होता है? ऐसी स्थिति जो आपके पिताजी के द्वारा आपको मिलती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है? आप अपने दम पर बनते हैं। तो ये स्थिति जाति की व्यवस्था की होती है, सदस्यों की प्रदत्त स्थिति जाति व्यवस्था की होती है, तो ये नहीं होगा। वर्गों का ध्रुवीकरण होता है, वर्ग चेतना भी होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 82 का। ये नहीं होता है, वर्ग विशेषता नहीं है, ये जाति की विशेषता। 83 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा है? तो हमारा देश जो बना हुआ है वो भरत नाम के एक शासक हुए हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, राजा भरत के नाम से। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे ये। 84 नंबर क्वेश्चन से, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में होती है? बताएं। 84 नंबर, माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। ठीक है, जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, यानी कि वो ज्योमेट्रिकल बढ़ती है। यानी कहने का मतलब कि जैसे आज 1 है जनसंख्या, कल 2 हो जाएगी,
फिर परसों 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी। यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जनसंख्या। जबकि उत्पत्ति के साधन जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं, आज 1 है, कल 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। यानी गणितीय अनुपात में बढ़ता है। तो गणितीय अनुपात में जनसंख्या, गणितीय अनुपात में संसाधन का विकास होता है, जबकि जनसंख्या का विकास गुणोत्तर श्रेणी में होता है, ज्यामितीय क्रम में होता है। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम्य नगरीय समुदाय रूरबन कम्युनिटी या रूरल अर्बन कम्युनिटी की अवधारणा दी है? तो जीएस घुरिये ने दी है। जीएस घुरिये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीएस घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 86 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बताएं। भारत किस बात बताएं। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से भारत की किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो बिहार में साक्षरता नहीं, पढ़े लिखे लोग कम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 87 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संसद में 2021 तक महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 87 नंबर। भारतीय संसद में 2021 तक महिला सदस्यों की संख्या 70 से अधिक थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 17वीं लोकसभा यानी 2019 में 78 महिला सांसद चुनकर के आई, जो अब तक सर्वाधिक संख्या मानी जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। पुरुषार्थ कितने प्रकार का है? पुरुषार्थ 4 प्रकार का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, वेद व्यास जी ने जो है महाभारत लिखा है, विशाख दत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखा है, पाणिनि ने अपना व्याकरण ग्रंथ लिखा है। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है, बताएं। प्रश्न आप देखें, 90 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है बेटा? 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्ग में सदस्यों में पाई जाती है, वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। क्लास कॉन्सियसनेस। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक है नेस्फील्ड। ठीक है, नेस्फील्ड जो है वो कहते हैं कि कार्य ही जाति का आधार है। ठीक है, और कालांतर में उन्होंने कहा कि विशिष्ट व्यवसायों ने ही कालांतर में जातियों का रूप जाकर के ले लिया होगा। नेस्फील्ड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, जातियों की उत्पत्ति को वर्ण संकरता के आधार पर स्पष्ट करने वाली हिंदू धर्म ग्रंथ का नाम है? 92 नंबर बताएं। जातियों की उत्पत्ति को वर्ण संकरता के आधार पर स्पष्ट करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह से जो उत्पन्न होते हैं, यानी कि उच्च जाति निम्न जाति, निम्न जाति उच्च जाति के बीच से जो उत्पन्न होते हैं, उसी को वर्ण संकर प्रजाति बोलते हैं, यानी कि दो जातियों के बीच। 93 नंबर को, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था 11 मई 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 11 मई 2000 ईस्वी में क्या किया गया था? भारत सरकार ने जनसंख्या नीति की समीक्षा और निगरानी के लिए ठीक है 20,000 मतलब 2000 में इसका गठन किया था, 2000 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 11 मई की डेट को। 94 नंबर क्वेश्चन से, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारक है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारक है आपका विवाह की अनिवार्यता, अशिक्षा और धार्मिक विश्वास। जनसंख्या वृद्धि इसी की वजह से भारत में विवाह करना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन से, बाल विवाह निरोधक अधिनियम है, बताएं। हमारे विवाह ठना है भैया, अप्रैल में मेरा विवाह होगा। चलिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम है 95 नंबर। बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम है 1929। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को ही शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाल विवाह रोकने के लिए 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन से, प्रमुख संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख संस्कार जो होते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ में 16 संस्कारों की बात करी गई है। ठीक है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक खूढ़ संस्कार 16 संस्कारों का विधान है। पुंसवन, गर्भाधान, चूड़ाकरण, नामकरण। ठीक है, इसके अलावा आपका तमाम, और लास्ट वाला संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जो 13वीं संस्कार होता है वो। 97 नंबर क्वेश्चन है, मनु ने कर्म के कितने भेद बताए हैं? मनु ने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन? सत, रज और तम। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला होता है कौन कौन से कर्म होते हैं? सत, रज और तम। ठीक है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ठीक है, 3 कर्म होते हैं। सात्विक कर्म जो होते हैं ब्राह्मण लोग करते हैं, राजसिक कर्म राजा लोग करते हैं, तामसिक कर्म थोड़े से जो बहुत सारे जो है लोग हैं जो करते हैं, जो बाकी बचे लोग।
98 नंबर क्वेश्चन आपका जो सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना था? सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय वायसराय थे, इंग्लैंड के व्यक्ति थे। 1827-29 में जो है एक कानून बना था। 1829 में राजा राम मोहन राय के सफल प्रयासों के द्वारा कानूनी तौर पर रोक लगा दी गई थी सती प्रथा पर। जैसे जिसका पति मर जाता था वो भी जो है अपने आप को झोंक देती थी उसमें। 99 नंबर क्वेश्चन से भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ होता है आपका हिंदू यानी सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना ग्रंथ दुनिया का हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक माना जाता है। जैन और बौद्ध धर्म इसके ही इसी के रूप होते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 100 नंबर प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सी प्रजाति इनमें से प्रजाति देखिए वैश्य जाति है, क्षत्रिय भी एक जाति है, ठीक है, ब्राह्मण भी एक जाति, जबकि निग्रेटो एक प्रजाति है, तो ये आपका गलत हो जाए, यानी कि यही आपका सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। कौन सी प्रजाति है? तो निग्रेटो एक प्रजाति, बाकी सारे जाति होती है, ठीक है, यानी बाकी सारे वर्ण होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपने देख लिया है और ये आंसर शीट भी मैंने इसकी लगा दी, आपने आंसर शीट भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर शीट भी मिल जाएगी आपको, पूरा आंसर भी शीट भी लगी हुई है। ऐसे ही पाँच प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। अच्छी बात है ना, बिल्कुल अच्छी बात होगी। तो तुरंत एसएमएस कीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर तुरंत एसएमएस कीजिए। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये फीस में क्या क्या मिलेगा आपको? ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पीडीएफ नोट्स, लिखित टाइप का पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय भी मिलेगा, को करिकुलर और मेजर सबका मिलेगा। माइनर का पेपर तो होगा नहीं सेकंड सेमेस्टर में, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, स्कैनर, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस केवल रखी गई है। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे 60 रुपये की पड़ेगी। आप 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे आपका 300-400 रुपये खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप हमसे जुड़ेंगे तो मात्र 100 रुपये फीस में आप सभी सब्जेक्ट का प्राप्त कर पाएंगे। और पिछले साल के पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देता हूं, तो वो आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को आपको समझेंगे, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में। लेकिन अगर आप सेकंड एंड थर्ड का एक साथ जुड़ेंगे तो मात्र 150 रुपये यानी 50 रुपये की छूट चल रही है अभी ऑफर में। तो 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपये लगेगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जिसमें सेकंड सेमेस्टर पूरा और पूरा थर्ड सेमेस्टर आपको मिल जाएगा मात्र 150 रुपये फीस में। अभी केवल होगा, बाकी फीस कम नहीं की जाएगी बाद में, तो 200 रुपये फीस बाद में हो जाएगी, इसीलिए अभी जुड़ जाएंगे तो आपका 150 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।